एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। आप लोग सेहत में भी अच्छे होंगे क्योंकि ये बड़ी ईद थी, ईद उल अज़हा थी, कुर्बानी वाली ईद थी। इस वक्त हमारे घरों में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त वाले कह लें कि अनवाओ इकसाम के पकवान पक रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आपने एतदाल में रहते हुए एहतियात ज़रूर बरती होगी। इस पर भी हम आइंदा आने वाले कह लें शोज़ में भी और आज के शो में भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है जिसके बारे में मैंने बात करनी है, वो है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। जैसे हम सब ये जानते हैं कि पिछले 2 दिन से शदीद गर्मी की लहर ने लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है। गर्म लू और शदीद तपश की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां भी जन्म ले रही है। इसलिए आप सब बाहर निकलते वक्त एहतियात ज़रूर करें। अपने रोज़मर्रा के कामों को काम के वक्त जो उनके कह लें कि शाम के वक्त उसको शेड्यूल दें। अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो आपने बाहर निकलना ही निकलना है, लेकिन अपने आप को आप अच्छे तरीके से घर से ढांप कर बाहर निकल सकते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। सबसे बड़ी और अहम वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से ज़मीनी हालात में तब्दीली का सामना हर जानिब हो रहा है। अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से 5वां सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्या कह लें कि ख़तरे वाला मुल्क करार दिया गया था। अब हालिया जो मौसमी तब्दीली है उसके अलावा हम देखते हैं कि बर्फ़ में कमी है, ज़्यादा दर्जा हरारत है, बढ़ती हुई आबी ज़िंदगी की मुश्किलात, ये पाकिस्तान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलता हुआ मंजरनामा देखने को हमें मिल रहा है। दूसरा, ऑन एंड ऑफ जो है हमारा मौसम चेंज हो जाता है। कभी बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और कभी मौसम की बारिश भी नहीं बरसती है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौसमी तब्दीलियों के असरात नुमायाँ होते जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की बहुत सी वजूहात है, जिनमें जंगलात की कमी है, ज़मीनी हालात में तब्दीली है, फैक्ट्रीज़ और जो गाड़ियाँ हैं उससे निकलने वाले आलूदगी की बढ़ती हुई शरह। इन वजूहात की बिना पर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसके असरात ज़मीनी हालात पर देखने को हमें मिल रहे हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट है जिसमें ये ख़बरदार किया गया है कि पाकिस्तान तेज़ी से शदीद मौसमी वाक़यात का सामना करेगा। पाकिस्तान को इन मौसमी वाक़यात का सामना करने के लिए और इन मौसमी तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम दोनों को मिलकर मुश्तरका इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के इस बढ़ते हुए असरात का मुकाबला करने के लिए ना पाकिस्तान को इक़दामात करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ज़मीनी तब्दीलियों के असरात हैं इनको कम किया जा सके और माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सके। अब ये अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं कहूँगी ये जो बेड़ा गर्क किया है हमने अपनी क्लाइमेट का, ये हुकूमत ने अकेले नहीं किया, ये हमने भी किया है। इसमें हमारी भी सरासर गलतियाँ हैं, हमने भी कोताहियाँ की हैं, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ होती जा रही हैं, तो हुकूमत के साथ मिलकर हमें भी इस मसले से निकलना है, इसका हल ढूंढना है। उसके ऊपर हम 12 मरतबा अपना प्रोग्राम भी करते हैं, एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी तजावीज़ भी देकर जाते हैं, जिनके ऊपर हम अमल दरामद करके इन मौसमियाती तब्दीलियों से बच सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो आप अपने तौर पर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने घरों के बाहर, अगर घरों के बाहर नहीं है इंडोर, या फिर आप अपने रूफ टॉप पे पौधे लगाना शुरू कर दें, सिर्फ पौधे लगाना शुरू कर दें, इससे भी माहौल को हमारे बहुत 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 जो है ना उसका फ़र्क पड़ता है। तो ये तो चले मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात हो ही गई है जनाब। चूँकि ये जून का महीना है और जून का महीना जो है ना वो बड़ा ख़ास अहमियत रखता है, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि न्यू फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, क्योंकि इससे एक नया बजट आता है जून के महीने में। माली साल 2025 और 26 का बजट आज पेश किया जाएगा और मईशत का इसके ऊपर हिसाब लगाया जाता है। और देखा
जाता है कि जनाब कितना बजट आएगा, किस किस को कितना बजट दिया जाएगा, ख़ास तौर पर आवाम के लिए उसमें क्या रिलीफ होता है। जो अगले साल का जो बजट है जो कि आज पेश किया जाना है 2025-26 का 18,000 अरब रुपए का बजट है जो आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जिसमें तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद होने जा रहे हैं, इम्कानात है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। अगले साल बजट खसारा जीडीपी का 5% तक रहने का इम्कान है और बजट खसारा 6,501 अरब रुपए रहने का भी इम्कान है। तमाम शोबों में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है वो 14,131 अरब रुपए तजवीज़ किए जाने का भी इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू वसूली का जो हदफ है वो 5,167 अरब रुपए तजवीज़ करने का इम्कान है। इस पे सारी मजमूई सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पर बजट आज पेश किया जाना है, अवाम के हवाले से क्या रिलीफ जो है ना वो तवक्को किया जा रहा है या तवक्कुआत हैं कितनी है, इस पे बात कर लेते हैं। इस पे बात करने के लिए जाहिद आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया। न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो शुरू होने जा रहा है, तो जून इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट कह लें कि महीना होता है। तो आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा 2025-26 का। बड़ा बजट रखा गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन कह लें उसको 18 अरब जो है ना। तो क्या लगता है आपको क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, अवाम की तवक्कुआत क्या हैं इस बजट से, इस माली बजट से? एक तो बजट जो जून में पेश होता है उसमें शायद सबसे बड़ी वजह यह है कि आवाम को कहीं से ठंडी हवा तो आनी नहीं होती। जैसे जून में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जून में बाकी गर्मी होती है, उसी तरह बजट की भी गर्मी, बजट की तपिश जो है ना वो आवाम तक पहुंचती है। उसकी आंखों से सर से धुआं निकल रहा होता है आवाम के, गो के जो ठंडे कमरे में खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं वो तो यही कहते हैं कि हमने आवाम दोस्त, आवाम फ्रेंडली एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है और इंशाल्लाह ये साल हमारा आखिरी मुश्किलों का साल होगा, अगला साल हम एक नए पाकिस्तान की शुरुआत कर देंगे। ये सब चलता रहेगा। लेकिन असल सवाल यही है कि अवाम के लिए क्या होगा इस बजट के अंदर। एक जो चीज़ सबसे अहम इस वक्त हम जिस वक्त लोगों से बात करते हैं कि एक जो तबकाती तफरीका बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि एक तरफ एक ऐसा तबका है जिसके पास सब कुछ है और एक ऐसा तबका जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये तफरीक कम करने के लिए बजट में जब तक कोशिश नहीं होगी और लगता नहीं है कि इसमें कोई ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये जो सारी जो इन डिटेल में चीज़ें आई हैं उसमें नहीं आपको लगता है कि इस तफरीक को कम करने के हवाले से कोई इनिशिएटिव्स लिए गए? नहीं, ऐसा अगर लगता होता तो फिर जो तनख्वाहों में बजट से पहले बाज़ ओहदेदारों की इजाफे हो गए हैं, बाज़ अहम लोगों की तनख्वाहों में वो ना होते। लोगों को बजट के साथ लेके चला जाता है। मतलब आम आदमी का तो सैलरी में आपने 5% या 10% तनख्वाह बढ़ानी है तो उसके लिए कहते हैं जी बजट में जाके हम ये फैसला करेंगे, उसके अलावा हम कर नहीं सकते फाइनेंस बिल के अलावा। लेकिन बाकी जिनकी तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं वो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। तो अवाम में इस वक्त ये है कि अवाम कहते हैं कि मुझे बताएं मेरा क्या इसमें मेरा शेयर क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे बिजली सस्ती मिल जाएगी। मतलब बिजली सस्ती का अब जो तासर दिया जाता है कि जी हमने इतने रुपए 7 रुपए या 8 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी। अच्छा, आप इसे सस्ती नहीं कह सकते। सस्ती चीज़ होती है जो कि मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है उसके मुताबिक मैं अदा करूँ तो मुझे उसकी महसूस ना हो, मुझे दुखे ना, तो वो चीज़ सस्ती होती है, वो चीज़ उसकी काबिल बर्दाश्त होती है। अगर आप 70 रुपए का यूनिट करके पहले उसे फिर 65 रुपए या 62 रुपए पे कर दो और कहा जी हमने बिजली सस्ती कर दी है, तो ये सस्ती नहीं है जनाब आला, इसको सस्ती नहीं कहते। इसको कम जरूर कह सकते हैं कि हमने रेट कम कर दिया, स्पीड कम कह सकते हैं कि जो कीमतें स्पीडी। इसी तरह गैस बढ़ी थी, गैस की जो सूरत में लोगों के अब जो गर्मियों के बिल आ रहे हैं उसमें लोगों की चीखें निकली हुई हैं गैस की। जो पेट्रोल और डीजल है उस पर आप तकरीबन 78 रुपये फी लीटर टैक्स ले रहे हैं। मतलब क्या, मतलब समझ नहीं आती कि बजट बनाते हुए क्या सोचते हैं कि हम किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, क्या फोकस कर रहे हैं। उससे तो फिर यही लगता है कि एक तबका है जिस पर फोकस किया जाता है, वो बैलेंस शीट है जो वो हमने बेहतर करके IMF के सामने पेश करनी है कि ये देखें जी हमने इतनी आमदनी कर ली है, इतने टैक्स लगा दिए हैं, इतने टैक्स इकट्ठे कर लिए हैं। IMF कहता है इट्स ओके।
मतलब इस वक्त जो सबसे अहम सूरत हाल है वो ये है कि हमारी तमाम तवज्जो इस वक्त बैलेंस शीट बेहतर करने पे है। अब बैलेंस शीट ख़राब क्यों हुई है इस पर कोई तवज्जो नहीं देता कि मतलब मैं टैक्स दे रहा हूँ या बाहर जो शख्स साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो ये सवाल पूछता है कि जो पीआईए का खसारा पूरा करने के लिए आप मेरी जेब से पैसे निकाल के दे रहे हैं, पीआईए मैंने ख़राब की है। आप स्टील बंद स्टील मिल को जो पैसे दे रहे हैं वो स्टील मिल मैंने बंद की है। वो आपने जो नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को जो पैसे देते हैं वो मैंने उसे ख़राब किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आप अरबों रुपए हर माह उसके चलाने के लिए दे रहे हैं, क्या उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ? मतलब उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनको कोई नहीं पूछता और तमाम तर टैक्सेस का बोझ जो है वो बिलाखिर आवाम पर आता है। और बड़ा आसान तरीका है, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दो, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। मतलब ये मतलब कोई इंसानी इसमें कदर हो सकती है कि आप 1 लीटर पेट्रोल लें और उस पर 78 रुपये टैक्स दें आप? तो इससे बड़ी क्या जुल्म हो सकता है? और आप कहें कि जी हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बेशक आपकी बैलेंस शीट खजाना ने तो कहा है कि जी कामयाबी से हमने महंगाई पर काबू पा लिया और हम मुल्क की मैशत जो है ना इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और हम लोग काबू पा चुके हैं महंगाई पर। वो तो कहते महंगाई नहीं है। महंगाई के हवाले से कहते 2023 में 29% थी महंगाई की शरह और अब तो हम सिंगल डिजिट में ले आए हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। मतलब आपको टमाटर सस्ता मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। आपको प्याज सस्ता मिल रहा है इसमें कोई शक नहीं। आलू आपको सस्ता मिलता रहा इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका चिकन क्या रेट रहा, आपका मटन क्या रेट रहा, आपका बीफ क्या रेट रहा, आपके जो बिजली के बिल, मतलब आपकी जो सैलरी है उसका जो मेजर पोर्शन है वो आपके यूटिलिटी बिल्स की सूरत में जाता है, आपके ट्रांसपोर्ट के किराए में जाता है, खासतौर पर पेट्रोल में चला वही ना, आपके ट्रांसपोर्ट जो रोजाना आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जाता है। आप बिजली के बिल में अपनी सैलरी देते हैं, घर के किराए पे आप सैलरी देते हैं, आप जो दीगर आपके स्कूल अखराजात हैं बच्चों के उसके लिए अखराजात अगर पूरे कर दें कोई भी 40-50 हज़ार में वफाकी वज़ीर ख़जाना ये बिल बजट नहीं तो ये लोग सर्वे करके लेके आते हैं ना। अब ये कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए उन्होंने ये बोला है, तो वो लोग कहाँ पे सर्वे करते हैं कि जहाँ पे सारा कुछ ठीक होता है, जहाँ पे आवाम भी खुश होती है, जो कामयाबी से महंगाई पर काबू भी पाया जा रहा होता है, कहाँ पर सर्वे करते हैं फिर ये लोग? ये देखें इन्होंने कैसा अच्छा सर्वे किया है कि हर साल इनका जो एक डाटा होता है कि गधों की तादाद इतनी बढ़ गई है। अब मुझे नहीं समझ आती कि आज तक किसी सरकारी अफसर को किसी ने देखा हो कि किसी गधों के बाड़े में जाके उसने काउंटिंग की हो। मतलब क्लिक करते हैं सिर्फ ये लोग। अच्छा। कि कीपैड वॉरियर्स हैं, वहाँ पे बैठ के परसेंटेज के हिसाब से उसको क्लिक मारा। उसके अलावा उस इक़्तिसादी सर्वे में डाला। मैं शर्त लगाता हूँ कि कोई एक बंदा आगे कह दे, कोई सरकारी मुलाजम, कोई सरकारी इदारा, कि उन्होंने गधों की जाके गिनती की है। हर साल एक डाटा उन्होंने रखा हुआ कि 1 लाख मजीद बढ़ गए। अच्छा। अगले साल भी आएगा। मतलब उसमें सिर्फ 1 लाख बढ़ा 1 लाख का बढ़ाना है। मैंने गुज़श्ता कोई 27 साल हो गए मुझे ये रिपोर्टिंग करते हुए। शुरू के जो 10-15 साल थे उसमें 50,000 60,000 बढ़ाते थे, उसके बाद अब 1 लाख तादाद कर दी है और ये 1 लाख अगले 2-4 साल चलेगी, उसके बाद 1,20,000 कर देंगे। तो ये इनका डाटा कलेक्शन है इनकी पास। मतलब सबसे बड़ा जिसों तक आप लोअर मिडिल क्लास को नहीं उठाएंगे अपनी को, आप मिडिल क्लास को संभालेंगे नहीं, आप तरक्की बेशक आपकी बैलेंस शीट बेहतर होगी, मैं इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि बैलेंस शीट आपने बेहतर की है, लेकिन जब तक आपकी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास नहीं उठेगी, संभलेगी नहीं, आपकी मुआशी तरक्की किसी काम की नहीं है। मतलब किसान के साथ जो हुआ है, मतलब आप 100 उसमें कह देंगे जी ओपन मार्केट का तरीकाकार है, अच्छी बात है, ओपन मार्केट में होना चाहिए, लेकिन आपने तो एक बेयारो मददगार छोड़ दिया किसान को। वो कहते हैं अगर 3-4 लाख किसान के वजह से हम लोग इतनी ज़्यादा आवाम, जो 25 करोड़ आवाम है, जो उसको तो नहीं ना हम लोग सफ़र करवा सकते हैं। इंग्लिश वाला सफ़र, उर्दू वाला नहीं। उसका मसला ये है ना कि शहरी इलाकों में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इंतखाबी हल्के हैं, वो ज़्यादा हैं जी। मतलब सिर्फ लाहौर के 15 MNA हैं। लाहौर को अगर वो खुश कर देते हैं तो 15 MNA उनकी जेब में आ जाएंगे। जबकि देहाती इलाकों के 15 MNA इकट्ठे करने के लिए उनको 500 किलोमीटर का इलाका जो है उसे सेटिस्फाई करना होगा। तो आसान तरीका ढूंढा हुआ है हमने। मतलब मुझे बताएं कि मैं अगर 14 रुपए की रोटी ले रहा हूँ, अगर मैं रोज़ की 6 रोटियाँ मैं खाता हूँ, अगर 20 रुपए की मिलेगी तो मेरे बजट में 30 रुपए का डेली का फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस किसान को आपने 2200 रुपए 2100 रुपए गंदम ली है, उसका पूरा सेटअप हिल के रह गया है, उसकी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, वो अगली फसलें नहीं बो रहा। और आपका इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि आपकी जो ज़रूरी ग्रोथ, जो ज़रूरी शोबे की तरक्की का जो आपने हदफ रखा था वो आप पूरा नहीं कर सके। ना गंदम में, ना गन्ने में, ना कपास उसमें कपास में, ना दालों में, किसी एक चीज़ में भी। किसान के पास बोने के लिए पैसे नहीं है, खाद डालने के लिए पैसे नहीं है।
आप कौन सी तरक्की करेंगे? सब्सिडी दे तो रहे हैं किसान को, नहीं मिल रही। वो महदूद इस तरह नहीं होती सब्सिडीज के 2000 लोगों को दे दी, 5000 लोगों को दे दी। उनको स्टोरेज के लिए जगह दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको ट्रैक्टर्स दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा, चले वो जब असरात नजर आएंगे, फिलहाल तो इकोनॉमिक सर्वे यही बता रहा है मतलब हमारे हुकूमती ओहदेदारान तो यही कहते हैं ना कि अगर हमने एक साइड पे उनके साथ ये किया है तो हम दूसरी साइड पे उनको सब्सिडीज भी दे रहे हैं। नहीं, ऐसे मतलब फार्मर एक ऐसा है जो आपकी मईशत को चलाता है। Exactly. उसकी वजह यह है कि जो किसान होता है उसके पास चीज़ों की कमी होती है। आप उनके घरों में चले जाएं, उनको आप फ्रिज नहीं आपको मिलेगा, घर नहीं उनको छोटे मोटरसाइकिल उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक रखी होगी, गाड़ियाँ उनके पास नहीं होंगी। जो आम काश्तकार की बात कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड की बात नहीं कर रहा। तो वो जिस वक्त उनके पास पैसा आता है तो आपकी पूरी मईशत हिलती है, आपकी पूरी मईशत में जान आती है कि कोई मोटरसाइकिल लेने निकल खड़ा होता है, कोई अपने घर को पक्का करने खड़ा हो जाता है, कोई ट्यूबवेल लगाने की कोशिश करता है। तो जिस वक्त उनके पास पैसा आएगा तो आपकी मईशत चलती है। ये हमने देखा है कि जिस साल भी आपके ज़रई शोबे ने तरक्की की है, 6%, 7% ज़रई शोबे की तरक्की रही है, आपकी पूरी मईशत, आपकी इंडस्ट्री उससे चली है। आप शर्ट्स बना लें, पैंट्स बना लें, आप कपड़े बना लें, लेकिन ख़रीदने वाला नहीं है तो उसका वो कहाँ, वो इंडस्ट्री क्या करेगी? तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हर शख्स को उसका शेयर देना होगा। और इस बजट में मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें कोई कल जिस वक्त हम अगर बात करें तो हम कह सकेंगे इससे मईशत में बेहतरी होगी, आपकी बैलेंस शीट मजीद बेहतर हो जाएगी। 2000 अरब के टैक्स कहाँ से लेने हैं? 2000 अरब के टैक्स उन्होंने कमी भी तो की है ना, कितने आइंदा माली बजट में बड़ी कंपनीज के लिए सुपर टैक्सेस में कमी की तैयारियां, फिर उसके बाद मकामी सन्नत के लिए इंपोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी की इम्कान है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सामान पर एडिशनल जो कस्टम ड्यूटी होती है उसमें 2 से 5% कमी है। तामीराती सन्नतों के लिए खाम माल में विद होल्डिंग टैक्स में कमी है। इतनी तो वो कमी कर रहे हैं, क्या ही चाहते हैं आप? सुपर टैक्स कितने 100 कंपनियां होंगी जो दे रही होंगी, लेकिन जो सेल्स टैक्स रोज दे रहा है पानी की बोतल पे, दूध पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, मतलब कौन सी चीज है जिसपे 17%, 16% सेल्स टैक्स नहीं लिया जा रहा? तो जब तक उस तरफ आप नहीं आएंगे, अवाम को उसका आप सुपर टैक्स आप खत्म भी कर दें, जिन पे सुपर टैक्स लगा उनकी प्रोडक्ट मुझे सस्ती होती दिखा दें, मैं मान जाता हूँ। मतलब आलू आपका इस साल रिकॉर्ड सस्ता बिकता रहा है, 40 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, और जो बल्क में लेते हैं उनके लिए शायद 25 रुपए में भी दस्तियाब हो। लेकिन चिप्स का पैकेट आपको 20 रुपए महंगा होता नजर आ गया। आखिर क्यों? बिजली आप कहते हैं सस्ती कर दी हमने, लेकिन वो चिप्स का पैकेट जो महंगा हो गया। ये चीज़ें सिर्फ 2+2 और जिन्होंने आज बजट पेश करना है इनसे पहले भी इस किस्म के 2 तजर्बे हम कर चुके हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट नहीं है? मुझे तो इसमें कोई कहने में आर नहीं है। अच्छा। कि इस किस्म की कोई लॉलीपॉप नहीं होगी, इस किस्म का किसी को कोई लॉलीपॉप नज़र भी नहीं आएगा। अवाम दोस्त बजट क्या होगा? कल जो पेट्रोल पे लेवी ले रहे हैं वो 78 रुपये, उसे 30 रुपये कर देंगे, ये कम कर देंगे 50 रुपये। बिजली जो सस्ती, जैसे कि मैंने कहा सस्ती है कि 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये फी यूनिट अगर हो तो उसे हम सस्ती कह सकते हैं। इसको खुद ही महंगी करके अपने कामों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से जो महंगी कर ली उसे आप कहते हैं हमने सस्ती कर दी। ये सस्ती नहीं होती, ये आपकी जो जगलरी है, जो आपके अल्फाज का और अदाद शुमार का गोरख धंधा एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होता है, ये बजट में वो होता है। और इस बजट में भी वही है, मतलब आपकी तरजीहात ही नहीं है, आपकी तरजीहात ही वो है कि जिसमें आपने एक ख़ास तबके को नवाजना है। मतलब इससे बड़ी क्या अब इसमें मिसाल दी जा सकती है कि वसाइल का इस्तेमाल किस तरह होता है। जिन लोगों ने बजट बनाना है उनकी जिम्मेदारी है सारा साल बजट बनाना। बजट पेश होगा, जिस दिन बजट मंजूर होगा, इनको 4 सैलरीज एजाजिया के तौर पर दे दी, इन्होंने बजट बनाया है। वाह, जिस असेंबली में बजट पेश किया जा रहा है उनकी जिम्मेदारी है उस स्टाफ की कि उसे मैनेज करे। असेंबली इजलास को जिस दिन ये बजट इजलास खत्म होगा, इनको 3 एजाजिया दे देंगे। ये इनकी बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। इसी तरह सेनेट में होगा। तो मतलब जो लोग बाहर खड़े हैं, हम आज लोगों से मिलते हैं, मुझे तो एक बंदा नहीं मिला जिसे कहा हो कि यार इस दफ़ा मुझे लगता है कि मेरी जो 50,000 सैलरी है उसमें थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल जाएगा, कुशन मिल जाएगा। अगले महीने मैं बच्चों के साथ कोई बाहर एक नहीं। तो ये तो तनख्वाहों में इजाफे के लिए भी 4 तजावीज़ गई हैं वफाकी बजट के अंदर। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए या बाकी सबके लिए भी है?
नहीं, बाकी के लिए होती है, अच्छा, लेकिन उस पर अमल नहीं करवा सकते ये लोग। मतलब इस वक्त भी है, लेकिन वो भी 37,000 है। अब 37,000 में कोई बंदा सिर्फ 4 लोगों का, मैं 6 का भी नहीं कहता। 37,000 तो पिछले साल भी हाँ वही ना, बजट में जब आया था। लेकिन उसमें से कितने इदारे हैं जो दे रहे हैं? मतलब कोई नहीं देते। ये बहुत कम जो मल्टीनेशनल स्टाइल की लोग कंपनियां वो देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। और हुकूमत भी कहती है बस ठीक है, कोई नहीं, हमने ऐलान कर दिया, दो ना दो खैर है। तो ये चीज़ें हैं। बजट पेश होगा 18,000 अरब का पेश होगा, उसमें इतने हज़ार अरब रुपया हमने पिछले साल से रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू इकट्ठा किससे किया है? सैलरी पर्सन से। मतलब सबसे जो ज़्यादा टैक्स की शरह दे रहा है वो सैलरी पर्सन दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ये जो ताजर बैठे हैं रोज़ाना, जो लाखों रुपए कमा के उठते हैं शाम को, उनसे आपके सिस्टम में जान नहीं है कि आप उनसे जाके टैक्स ले सकें। सैलरी आई, उस पे एटलीस्ट उन्हें टैक्स नेट में लेकर आए, ये भी नहीं आप कर सकते। सैलरी आई, उस पे आपने ऑटो क्लिक मारा, इतने % पे रख के चलो जी हमने टैक्स इकट्ठा कर लिया। सेल्स टैक्स, इतनी बोतलें बिक गई, चलो जी इस पे इतना टैक्स इकट्ठा हो गया। मतलब इस वक्त अंदाज़ा करें कि पेट्रोल और डीजल की जो लेवी है 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं उस पे साल का। वो कौन दे रहा है? जो बंदा सुबह घर से मोटरसाइकिल लेकर निकलता है, वो सोचता है कि आज मैं मोटरसाइकिल पे जाऊंगा तो थोड़ी सी रोज़ी कमाऊंगा इस मोटरसाइकिल की वजह से। वो रोज़ी कमाने के लिए अब शाम को उसे रोज़गार मिला या नहीं मिला, लेकिन उसने गवर्नमेंट को 80 रुपये टैक्स दे दिया। उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको रोजगार देना है या नहीं देना। उसको उसकी अपनी जिम्मेदारी है, वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। बेचारा दर-बदर ठोकरें खाते हुए वो ढूंढे अपनी रोज। तो जब तक ये तमाम सिस्टम नहीं होगा, दुआ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती। लेकिन दुआओं से काम नहीं चलता ना, उसके लिए आपको हाथ पैर मारना पड़ता है। जी वो मारते हैं हाथ पैर। मतलब MPS की तनख्वाहें बढ़ती हैं, MNS की बढ़ती हैं, सेनेटर्स की बढ़ती हैं, सब कुछ होता है। ऐसे एक साइन होता है और वो गई तनख्वाह 600%, 400%, तो 300%, तो वो होता है। वो आप फिक्र नहीं करें, वो सब चलेगा। उफ अल्लाह। अच्छा, सूबे पंजाब का भी बजट आना 13 जून को पेश किया जाएगा। उसमें पंजाब के हवाले से क्या आपको लगता है? क्या सूबों का बजट ज़्यादातर तरक्याती होता है कि हम ये तरक्याती मंसूबे करेंगे, उसका सच टैक्सेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर हों। तो खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा है कि नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जो पुराने लोग हैं उन्हें टैक्स नेटवर्क में लेकर आएंगे। हाँ वही ना, तो वो एक है कि अगर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कदरे बेहतर काम कर रही है, वो अपना टैक्स, लेकिन फिर वही बात वही है ना कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मेरा दिया हुआ पैसा कलेक्ट कर रही है। कि मैं होटल पे जाके खाना खाता हूँ, मैंने जो पैसे दिए हैं 16%, 17% उस पर टैक्स वो कलेक्ट कर रही है। जो होटल वाला कमाई कर रहा है, जो सुपर स्टोर वाला कमाई कर रहा है, उससे कौन ले रहा है पैसे? उसके इनकम टैक्स क्या है उसका किसी को नहीं पता। कि मैं अगर दे रहा हूँ, एक ख़रीदारी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ, वो PRA के अकाउंट में चला जाएगा, ये PRA के अकाउंट में चला गया और PRA कहेगा कि मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए। असल में ये कंज्यूमर का जो टैक्स है वो इकट्ठा करने का सिस्टम है। जो मुनाफा कमा रहा है, जो पैसे कमा रहा है, टैक्स चोरी कर रहा है, वो उसको उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए टैक्स नेट ऐसे है कि वो बीच में से उस नेट में से ऐसे निकल जाता है, नेट फाड़ के। तो असल में मतलब बाकी भी जो टैक्स FBR भी इकट्ठे कर रहा है, वो टैक्स इकट्ठे कर रहा है जो मैं दे रहा हूँ, जो अवाम दे रहा है। मतलब गाड़ी खरीदी, उस पर टैक्स फिक्स है, उसने वो टैक्स उसमें से काट लिया। मैं जो कोई एक चीज खरीदी, रेवेन्यू वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपने टैक्स कर लिया। वो जो बीच में मुनाफा कमा रहा है, जो जायदाद बना रहा है, जो एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा प्रोजेक्ट बना रहा है, वो कितना टैक्स दे रहा है अपनी जेब से, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। मतलब सिर्फ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स लगा के आप आवाम को ही तंग करेंगे। आप मज़ीद इसमें इजाफा कर दें, टैक्स नेट बढ़ा दिया हमने, सेल्स टैक्स का दायरा कार बढ़ा देंगे कि जी ये चीज़ें पहले नहीं थी सेल्स टैक्स नेट में, अब ये भी उसमें होंगी, तो उसका टैक्स भी मैं ही दूंगा ना। मतलब जो कमा रहा है पैसे, जो एक प्रोजेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रोजेक्ट, चौथा प्रोजेक्ट बना रहा है, उससे पैसा कौन ले रहा है? वो अपनी इनकम टैक्स क्या दे रहा है? उसका कोई सिस्टम अभी तक हमें समझ नहीं आता। और जब तक वो नहीं होगा, आप पे मेरे पे टैक्स लगेंगे, आवाम पे टैक्स लगेंगे, बाकी किसी पे नहीं लगेंगे। नौकरी वाला बंदा ही टैक्स देगा, वही जो शिकंजे में आ जाएगा। मन नौकरी वाला कह ले, या जिसकी मजबूरी हो गई, कि जैसे अब फिर वो मिसाल पेट्रोल डीजल की है कि वो मजबूरी है ना, कि अब उस पर सिस्टम ऐसा है कि उसको वो देना ही देना है। हालांकि टैक्स तो होते हैं कि जो आप आमदनी आप करते हैं उससे हुकूमत टैक्स लेती है। मतलब मैं आमदनी रोज़गार
जाने के लिए तलाशी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मैं पहले टैक्स दे के जा रहा हूँ कि मैंने अगर गाड़ी में 5 लीटर आज पेट्रोल डलवाया है तो मैंने 450 रुपया टैक्स दे दिया है। उसके बाद वो किसी गाड़ी वाले को सवारी मिले ना मिले, उसे आगे से रोज़गार मिले ना मिले, वो उनकी दर्दसरी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हमारा 450 रुपया आ गया है, आप जानो आपका काम जाने। तो इस तरह रियासतें नहीं चलती। एक तरह आप कहते हैं रियासत माँ जैसी, तो माँ जैसी है तो फिर पेट काटें, अपना पेट काटें, अपने जो इशराफिया उनका पेट काटें, उनसे कुछ ले कि अवाम से आप कहते हैं कि जी कुर्बानी देनी है, वो अशराफिया से कुर्बानी लें यार। अशराफिया से कहें कि हमें 2 साल 3 साल आप हमारे साथ कुर्बानी दें, उसके बाद हम आपको रिलीफ देंगे। अवाम तो किसी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये सदियों से यही प्रेसिडेंट चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि अब ये प्रेसिडेंट चेंज करना चाहिए कि जिसके पास है वो देता है। बिल्कुल, यहाँ जिसके पास नहीं है उससे ज़बरदस्ती लिया जाता है और फिर आगे जाके उनको दे दिया जाता है जिनके पास पहले ही सब कुछ है। एट द एंड उनके पास एक रीज़न होता है कि IMF हमें कह रही है कि आप ये करें, आप अवाम को जो है ना वो थोड़ा सा शिकंजे में लेकर आए, उनका जो घेरा है वो मज़ीद टाइट करें। समझ नहीं आती कि IMF सिर्फ अवाम के बारे में इनको कहती है। अब फिर वो मिसाल आ जाएगी कि अभी जो 600% जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं उसके ऊपर IMF ने आंखें बंद की हुई थी। उस पे IMF घुघू बन गया, उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मतलब पंजाब असम्बली के MPs की तनख्वाहें बढ़ी, उस पे IMF नहीं बोला। चीजें देखता है बस। IMF सिर्फ जो आटा सस्ता हो रहा है, जब चीनी सस्ती हो रही है, घी सस्ता होने का कोई दाम है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है या बिजली सस्ती हो रही है, IMF सिर्फ उस पे नजर लगा के बैठा है। ये सब ढकोसले हैं, सब ड्रामेबाजियां हैं। अपने काम इन्होंने जो करने हैं वो उसी तरह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मतलब IMF का दिखा के बाकी जो मर्ज़ी करते रहें। असल में इनका मसला सिर्फ वही है कि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट बेहतर रखनी है जो IMF को पेश करनी है कि हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, हमें मज़ीद इतने पैसे दे दें आप, आपकी मेहरबानी। वो कहेगा ठीक है जी, इनके पास इतने पैसे आ गए, इतने पैसे इनको और दे दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बाकी इस बजट में, इस सिस्टम में फ़िलहाल तो इस साल तक मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। और लेकिन जो हमारी मैशियत कहीं ना कहीं जो कह रहे थे कि शिकार हो रही है, गुमगू का भी शिकार है, उसमें बेहतरी आएगी मैशियत में। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस शीट इन्होंने बेहतर कर लेनी है, लेकिन मैशियत अगर बैलेंस शीट का बेहतर करने का नाम है तो फिर ठीक है। मतलब किसी बाप के पास दौलत बहुत है, उसने दौलत इकट्ठी कर ली है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, उस बाप का उसे अच्छी खुराक नहीं मिल रही, उसे अच्छी छत नहीं मिल रही, उसे बिजली नहीं मिल रही, तो वो तरक्की होगी? वो उस बाप की जो दौलत है वो उसे उस पर फ़ख्र किया जाएगा? मतलब आप बैलेंस शीट ठीक है आपने बेहतर कर ली होगी, लेकिन आप नीचे दे क्या रहे हैं, आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? असल सवाल ये है कि रियासतें वो तरक्की याफ्ता होती हैं जो अपने आवाम के लिए, किसी को नहीं पता कि आज जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनका बजट कितना है, उनका हुजम कितना है, क्या है। लोगों को ये पता है कि वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का ऐसे निज़ाम है कि वहाँ पर आपके बच्चे मिनिस्टर्स के भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो मिनिस्टर्स इलाज कराते हैं वो भी सरकारी अस्पतालों में कराते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सरकारी अस्पताल से करवा लेते हैं, लेकिन पहले फ़ोन चला जाता है कि फ़लाँ VIP कमरा तैयार कर दो, फ़लाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल लगा दो। तो वो इलाज नहीं है। इलाज फिर है कि आप उसी वार्ड में जाके लेटें जहाँ पर आम बंदा लेटा हुआ है, तो फिर तो आपकी ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने प्रोटोकॉल लेके सरकारी अस्पताल का कहना है मैंने सरकारी अस्पताल से इलाज करवाया है, तो फिर वो सरकारी अस्पताल नहीं होगा, वो आपके लिए प्राइवेट अस्पताल ही होगा जिसमें आपको पैसा नहीं देना होगा। सरकारी अस्पताल का ये फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, ये जैसे आपने अब सेहत की बात कर ही ली है, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और तजवीज़ है। उसके अलावा तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये असल में सूबों के प्रोजेक्ट होते हैं जो तालीम और सेहत है ना, ठीक है, वो सूबे इस पे ज़्यादा रकम रखते हैं। वो कल या परसों जब पंजाब का बजट होगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि वहाँ पर रकम ज़्यादा है। वो फाक के चूँकि बहुत थोड़े स्कूल होते हैं, बहुत थोड़े अस्पताल होते हैं, तो इसलिए ये इतना मैटर नहीं करता। असल में जो सूबे तालीम और सेहत पे खर्च करते हैं वो असल रकम होती है, तो वो हर दफ़ा होती है। लेकिन उसमें फिर मसला वही होता है कि गैर तरक्याती अखराजात ज़्यादा होते हैं। 80% जो अखराजात होते हैं गैर तरक्याती, सैलरी होती है, बिल्डिंग के किराए होते हैं, ये वो। तो जो असल में तरक्याती प्रोजेक्ट, दवाइयाँ खरीदने, ये वो, उसके लिए पैसे थोड़े बचते हैं, तो वो फिर आवाम को फिर उसका नहीं फ़ायदा होता। मतलब आपको कहने में 300 अरब 400 अरब होगा पंजाब का बजट सेहत का, लेकिन उसमें से आवाम के हिस्से में
एक 100 अरब भी नहीं आएगा, 90 80 अरब अरब भी नहीं रखा हुआ है। आएगा। सेहत का बजट जो है ना पंजाब का 90 अरब है। हाँ वही ना, तरक्याती वो निकाल के वो जो तरक्याती 90 अरब होगा, 90 अरब में अब क्या उसने होना है। असल में तो गैर तरक्याती अखराज जिन्हें हम कहते हैं वो भी ज़रूरत होती है, सैलरीज होती हैं, मेंटेनेंस, जो बिजली के बिल, ये वो। लेकिन असल में अवाम के हिस्से में क्या आता है, वो चंद % या चंद वो सिर्फ टैक्सेस ही आते हैं अवाम के हिस्से में जो उसने देने होते हैं। तो आज माली साल 2025-26 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। वफाकी बजट है पंजाब का जो है वो 13 जून को आएगा। इसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि मजमूई जो हजम है वो 17,600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसमें अवाम के हवाले से क्या है, अवाम दोस्त है या नहीं है, उस पर हम बात कर रहे थे। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए, इस पर बात की हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अभी कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से और ख़ासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले पता चला कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट में ख़ासतौर पर जो चीफ़ जस्टिस की सीट है वो खाली हुई है। अब किसने आना है, बहुत सारी चहमगोइयाँ भी चल रही थी, कौन आएगा इस सीट के ऊपर, कौन आके अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेगा। फिर पता चला कि एक ऐसी खातून आ रही हैं जिनका कह लें कि जो हिस्ट्री है, जिनका काम है बहुत बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने अपना टेन्योर इतना अच्छा, ख़ास तौर पर अगर इस सारे कानूनी लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा गुजारा। उसके बाद मिस आलिया नीलम जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बनी। जब से वो आई हैं, ख़ास तौर पर कहा जाता है ना कि जब ख़वातीन किसी फील्ड में आती हैं तो वो फिर सबको साथ लेकर चलती है, जैसे घर में होता है कि वो सब कुछ साथ साथ लेकर चलती है, मल्टी टैलेंटेड होती हैं। तो जब मिस आलिया नीलम इस सीट पर आई हैं तो सबको यकीन हो गया था कि हाँ जी, अब एक ऐसी पर्सनालिटी इस सीट पर आई है कि अब वो हर किसी को लेकर चलेगी। उससे पहले हमने देखा कि बार और बेंच की बहुत सारी चपकलिश भी हमारे सामने आती थी, मामूलात भी हमारे सामने आते थे, तलकलामियाँ भी हमारे सामने आती थी। लेकिन जब से मिस आलिया नीलम आई, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सबकी प्रॉब्लम सुनी और उनको हल करने की कोशिश भी की और उससे आगे एक स्टेप पर जाके उनके ऊपर इनिशिएटिव भी लिया और काफ़ी चीज़ें जो है वो कह लें कि अब हल होने की तरफ चली गई हैं, गामजन है। तो आज हमने उनका जो एक साल का जो टेन्योर है एज अ चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उसके ऊपर बात करनी है कि जब से वो आई हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वकला हजरात के जो मामलात थे, मसाइल थे, उनको किस तरह हल किया गया। और ख़ासतौर पर जो साइलीन थे जो बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि एक तो तारीखें बहुत ज़्यादा लंबी डाल दी जाती है, दूसरा इंसाफ हमें नहीं मिलता है, तो साइलीन के लिए जो इंसाफ की फरामी है उसमें कितनी तेज़ी आई है। और जो एक केसेस का बैकलॉग हमारे सामने आता था कि इतने इतने साल हो गए और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी शरह कितनी कमी हुई है। और ख़ास तौर पर जो जजेस की असामियाँ खाली हैं जिनको पुर करना था, वो कहाँ तक पहुँचा है मामला। तो उस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। अशफाक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अशफाक साहब, आज जस्टिस मिस आलिया नीलम का बतौर चीफ जस्टिस मतलब एक साल हाँ मुकम्मल होने वाले हैं। तो एक साल जैसे मैंने बात की कि घर में भी खातून अगर देखें ना तो सब चीज़ें साथ लेकर चल रही होती हैं। तो मिस आलिया नीलम के आने से पहले हमने बार और बेंच की भी चपकलिशें देखी हैं, बहुत से मामलात पर जी शेलिंग तक होती रही है। एग्जैक्टली शेलिंग तक होती रही है। हम अब वकला बरादरी को सड़कों पर देखते हैं, एहतजाज करते थे। जब से एक साल हुए मैंने तो नहीं ऐसे देखा है। एटलीस्ट लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में एक दिन भी हड़ताल भी नहीं हुई कि जी लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। बिल्कुल। अब जो आपने बात की शुरू में कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का जो एक साल मुकम्मल होने वाला है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। जी। तो पहली खतून चीफ जस्टिस का एजाज़ जस्टिस मिस आलिया नीलम के पास है। और जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उनके जब वो
हल्फ उठाने के बाद आई अपने ऑफिस, बैठी चैम्बर में, तो उनकी टेबल पर 14 लाख से ज़ायद केसेस की फ़ाइलें पड़ी थी। उनकी टेबल पर पिछले 4 साल से एक जज की तकर्री नहीं हुई थी, ये वाले मसाइल पड़े थे। उनकी टेबल पर ये मसाइल थे कि वकला, बार और बेंच के जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं है, चपलिश चल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनकी टेबल पर साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी ना देने से मुतल्लिक कई इकदाम और शिकायत के अंबार लगे थे। तो हुआ फिर यूं कि उन्होंने फिर, जैसा आपने कहा ना कि खातून जो है वो पूरे घर को साथ लेकर चलती हैं, तो उन्होंने फिर एज ए चीफ जस्टिस अपना रोल प्ले करना शुरू किया। उन्होंने जो वकला, जब उन्होंने ओहदा संभाला तो कुछ वकला ने कहा कि जी हम इनकी तकर्री चैलेंज करेंगे, ये ठीक नहीं हुई। लेकिन फिर हमने चंद दिन बाद देखा कि वही वकला जाकर उनके साथ ग्रुप फोटो भी बनवा रहे हैं। तो फिर वो उन वकला को समझ आ गई कि जो हम पहले जो हमने बात की थी वो गलत थी। अब हुआ ये कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो असल जो मकसद था वो साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना था। तो अदादो शुमार जो मुख्तात अंदाजे के मुताबिक अगर हम लगाएं तो इस एक साल में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद केसेस के फैसले हुए हैं। अच्छा, ऑनरेबल जस्टिस मतलब जब वो आई थी तो 14 लाख जो उनके टेबल पे केसेस की फाइल्स पड़ी थी, तो उसमें से 12 लाख जो है वो हो गए। इस एक साल में फैसले किए गए हैं। और साथ ही साथ पिछले 4 साल से, जब उन्होंने 11 जुलाई 2024 को ओहदा संभाला, उससे पिछले पौने 4 साल में लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की तकर्री नहीं हुई थी और तकरीबन को 35 के करीब जजेस काम कर रहे थे। और 60 जो थे वो जजेस की असामियां खाली थी। तो उन्होंने फिर आते साथ ही इसके ऊपर भी काम करना शुरू किया। और फिर हमने देखा कि 9 जज एक मरतबा और फिर 4 जजों की एक मरतबा लाहौर हाई कोर्ट में, यूं फिर 13 जजेस की तकर्री उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में की। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी फैसला किया कि साइलिन को इंसाफ की फराहमी अगर देनी है तो उसके लिए IT का इस्तेफादे के बगैर हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूरी एक टीम बनाई और उसके मुताबिक अब देखें, बैठी वो लाहौर में है। हाँ। तो वो इस वक्त राजनपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, लिया, किसी भी अदालत में का जो काम है वो अपने मोबाइल पर भी देख सकती हैं और उनके चैम्बर में भी सारे कैमरे लगे हैं, कौन सा जज क्या कर रहा है, कौन सा जज चैम्बर में बैठा है और कौन सा जज अदालत में बैठ के केसेस की समाअत कर रहा है। और ये उनके स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं। जब उन्होंने ओहदा संभाला उन्होंने कहा कि मातहर अदलिया में हम भी देखते रहते हैं कि जजेस अदालत के बजाय चैम्बर में जाके बैठते हैं और वहीं पर केसेस करते हैं। उन्होंने कहा कि दौरान ड्यूटी एक कोई जज भी चैम्बर में ना बैठे, वो अपनी अदालत में बैठे, चाहे काम है या नहीं है। लेकिन ड्यूटी के दौरान वो कमरा अदालत में बैठ के केसेस की समाअत करेगा। तो हमने वो भी देखा, उस पर कंप्लाइंस हुई। आपको कोई जज भी जो है वो दौरान ड्यूटी चैम्बर में बैठा नजर नहीं आया। ठीक है। उसके अलावा इतनी उन्होंने डिसिप्लिन इस इदारे में उन्होंने मेंटेन किया है कि आज से पहले जो अदालती अफसरान हैं, जो अदालती मुलाजमीन हैं, उनकी हाजिरी नहीं लगती थी। वो क्या करते थे, आए हैं सुबह, रजिस्टर वाला जो स्कूलों में लगता पुराना निजाम था, मैनुअल जी, किसी की भी हाजिरी लगवा दें आप। हाँ जी, लगवा दें, आए साइन करके चले गए। और बाद में किसी ने कहा जी मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, वो चला गया। किसी ने कहा जी मैंने शादी पर जाना है, कोई बीमार हो जाता था, पता नहीं चलता था कि सारे अफसर गायब हैं। जैसे हम देखते हैं ना, डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको हॉस्पिटल में। उन्होंने फिर इस पर उन्होंने एक डिजिटल जो है वो हाजिरी सिस्टम किया। और अब होता ये है कि सुबह जब आपने 8 बजे आना है तो मोबाइल अब उस एक एप्लीकेशन बना दी गई है, उस एप्लीकेशन के ज़रिए वो बंदा हाजिरी लगाएगा और लोकेशन ऑन रखेगा। अच्छा, और वो आउट नहीं हो सकेगा। अगर वो आउट होता है ऑफिस की हदूद से तो उनकी लोकेशन आ जाएगी और जो उनका सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। तो यूँ हमने देखा कि अब जो पूरा सिस्टम चल रहा है, सारे अदालती अफसरान दौरान ड्यूटी, अदालती मुलाजमीन वो हाई कोर्ट में ही मौजूद होते हैं, वो वहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते। ये बात भी ख़त्म हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि साइलिन जो मातहर अदालतों में जो केसेस के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पूरे पंजाब में जो खास तौर पर जो ओल्ड केसेस हैं, जो पुराने केसेस हैं, 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, उन्होंने कहा विदिन 3 मंथ इनका फैसला किया जाए। चाहे जो भी करें, लेकिन जजेस इनको तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। तो हमने देखा कि इस वक्त जो ओल्ड केसेस है उसकी तादाद भी ख़त्म होने को है। और कोई ऐसा केस, जैसे हम कहते नहीं है कि 40 साल पुराने केस का फैसला 50 साल, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। और बाज़ इजला तो ऐसे हैं कि वहाँ पर ये चीज़ 0-0 पे चली गई हुई है, वहाँ पर कोई ओल्ड केस नहीं पड़ा हुआ। और फिर हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में जब तकर्रियाँ होने जा रही थी तो आम तौर पर होता ये था कि पर्ची सिस्टम, कोटा सिस्टम आ जाता था।
पूरी जो ये 13 के 13 जजों की जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तकर्रियाँ की हैं, ये मेरिट पर साफ और शफाफ तकर्रियाँ की हैं। और आप देखें कि वो इतने काबिल जज हैं कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको टाइम का नहीं पता। मैंने ये भी देखा कि बाज़ जजेस रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं, केसेस की समाअत कर रहे हैं और सुबह 8 बजे वो अदालत में होते हैं। तो एक उस हवाले से भी जो बातें की जा रही थी वो भी बातें मतलब अब केसेस निपटाने की जो शरह है वो उसमें भी इजाफा हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि मातहत अदालतों के जो जजेस हैं उनकी भी फलाह के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। उनके लिए एक तारीखी लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के जजेस उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम लेकर आए। ये पहली दफ़ा हुआ? ये पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले नहीं था? इससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। हमने देखा कि वो जजेस जो थे वो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जाते रहते थे, टाइम लेते थे, डॉक्टर से बात करते थे कि जी हमें टाइम दे दें, हमने चेकअप करवाना। अब वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है। अब तमाम जजेस इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस है मुकम्मल। वो जिस हॉस्पिटल में भी चाहे, प्राइवेट जहाँ भी चाहे, अपना बेहतरीन इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। और इस हवाले से ये चीफ जस्टिस, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में ना, कि पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा सकते। अगर ऐसे उनको कोई प्रॉब्लम होता है जिसका इलाज यहाँ पर नहीं है तो उनको ज़ाहिरी बात है वो इदारा फैसिलिटेट करेगा। ठीक है। तो ये भी एक तारीखी मंसूबा था और अरसा दराज से ये इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला हो रहा था कि किस तरह इसको हेल्थ इंश्योरेंस इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, फलाना किया जाए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिसाल नीलम ने ख़ुद इसकी मीटिंग उन्होंने चेयर की और उन्होंने कई घंटे बैठकर इस पर बात की। उसके बाद ये मंसूबा फ़ाइनल हुआ तो हमने देखा कि जो फिर एक तकरीब मुकर्रर की गई, उस तकरीब में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तमाम जो जजेस थे उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने चीज़ें भी तकसीम की। फिर हमने देखा एक और इतना बड़ा इशू था, शायद माजी में किसी चीफ जस्टिस की उस पर नज़र नहीं पड़ी। अच्छा। जब चीफ जस्टिस ने देखा, एक केस आया उनके पास, तो उन्होंने देखा कि मुकदमात के चलान नहीं जमा होते। उन्होंने कहा चेक कराएं कितने मुकदमात हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से रिपोर्ट मांगी तो पता चला कि 4.5 लाख से ज़ायद केसेस हैं जिनके चलान अभी तक अदालतों में नहीं गए। यानी FIR दर्ज हुई हैं लेकिन उनका जो चलान बनना है, केस एक बनना है पुट करके, वो कोर्ट में नहीं गया। तो अब 4.5 लाख केस ऐसे हैं कि जो अभी तक इंसाफ उनको मिलना शुरू ही नहीं हुआ, प्रोसेस में नहीं गए वो। उन्होंने हैर इस पर नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपने कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं होगा जिसका चलान जमा ना हुआ। अच्छा। वो चलान जमा करवाए गए। फिर एक सिस्टम उन्होंने मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म क्या बनाया कि अगर आज FIR दर्ज हुई है तो उस FIR के अंदर जो भी बंदा नामजद है उसके मुकदमे का फैसला होने तक मुतलका पुलिस यानी DIG, IG, CCPO और उनके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, मुतलका प्रोसिक्यूटर, इसी तरह से मुतलका जज, वो देख सकेगा कि इस FIR का स्टेटस क्या है ऑनलाइन सिस्टम पर। वो देख सकेगा कि आज मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 दिन गुजर गए, इसका चालान क्यों नहीं जमा हुआ। वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वो चेक कर सकते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ये FIR 25 तारीख को जमा हुई थी, आगे 5 तारीख को चालान जमा हुआ, तो मुतलका जज ने क्या किया उसका स्टेटस भी ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये एक तारीखी कि मतलब वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स एक अपनाए जाते थे वो उसका बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तफ्तीशी जो कहता था कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ये फाइल नहीं बना सका, तो उसको बताना पड़ेगा, रीजनिंग देनी पड़ेगी क्या क्यों नहीं बना कि उसने जो डिले है वो क्यों किया। ठीक है। अगर वो जो जज साहब हैं वो अगर उस FIR में नामजद मुल्ज़म की जमानत का फैसला नहीं कर रहे तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों पेंडिंग रख कर बैठे हैं, क्यों वो नहीं कर सके। तो ये एक ऐसा तारीखी प्रोजेक्ट था कि जिसके ऊपर तमाम जो मुतलका इदारे थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन है, जिसमें पुलिस है, जिसमें अदलिया है, इन्होंने और जो मेडिकल लीगल है उन्होंने अपना रोल प्ले किया। तो अब ये पूरा सिस्टम मतलब ये है कि इंसाफ की जो फराहमी है वो कह लें कि अब कामयाबी की तरफ गामजन है। बिल्कुल। कि अब बड़ी आसानी से लोगों को जो है ना, साइलिन को वो मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आज FIR दर्ज हुई है तो आप ये नहीं कह सकते कि 1 महीने बाद यार मुझे पता नहीं मेरी FIR का क्या बना। वो सारी चीजें मुतलका हुकाम के नॉलेज में है, एक सिस्टम में आ गई, एक सिस्टम में आ चुकी हैं। तो ये अब देखें जैसे चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम आई एज अ चीफ जस्टिस बन के, तो उन्होंने ये सारी वो चीज़ें देखी। ऑब्वियसली ये पहले भी थी, ये कोई नई नहीं थी, पहले भी थी जो कि चल रही थी। उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, इनको देखा, रिसर्च किया कि कौन सी करने वाली हैं, कौन सी प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें की। तो
तो ये क्या पहले जो जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं उनको नज़र नहीं आती थी? देखें, जो पहले जो चीफ जस्टिस थे, जो जिस तरह से वो काम कर रहे थे, हमने देखा कि उनके तो वकला के साथ ही फड्डे नहीं खत्म हो रहे थे। वही तो बात है ना। हालांकि मेन स्टेक होल्डर है वकला बरादरी अगर होती है। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे तो केसेस कौन लड़ेगा? साइलिन को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो लेकिन वो अना का मसला बना के बैठ गए कि नहीं, ये मसले ऐसे नहीं हल होंगे, फलां नहीं हल होंगे। तो हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस मिसाल नीलम आई तो इन्होंने बगैर तहीर के वकला के मसाइल को हल करने के हवाले से कहा कि वो उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसी तरह से एक और जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि वकला के लिए पार्किंग का निज़ाम नहीं है, जी। उस पर भी चीफ जस्टिस ने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जो वकला के लिए पूरे लाहौर की अदालतें इकट्ठी होंगी तो वहाँ पर पार्किंग प्लाजा भी वकला के लिए अलग से बनाया जाएगा, ताकि उनको जो शिकायत रहती हैं कि गाड़ियाँ सड़क पर पार्क करके तो निकल जाते हैं, तो ये नहीं होगा। सही। तो अब मजमूई तौर पर चीज़ें हम ये कह सकते हैं कि पूरे 1 साल के बाद कि अदलिया दुरुस्त राह पर गामज़न हो चुकी है। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से इक़दामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे जो वकला हैं, बहुत सारे जजेज़ हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस मिसाल नीलम कम अज़ कम 1 साल या 1.5 साल वो बतौर चीफ जस्टिस रहें यहाँ पर, ताकि एक जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो मुकम्मल हो सके। ये ठीक है जी। ये एक तकरीबन 1 साल का टेन्योर जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि मुकम्मल हो गया है, और इस खास तौर पर टेन्योर में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए और वो कहाँ तक पाए तकमील तक पहुँचे हैं, और हर कोई खुश उनसे नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर अगर इंसाफ की फराहमी ज़्यादातर देखी जाती है कि उसकी रेशो जो है वो कहाँ तक पहुँचे, तो वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। बाकी इसके साथ साथ जो हमारी वकला बरादरी है वो भी बहुत खुश हैं, बाकी जो जज साहिबान हैं वो भी बहुत खुश हैं। तो इट मीन्स कि हम अच्छी समत में जा रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद अशफाक मौजूद है। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और उसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पिछले 3 दिनों से हम लोग घर पे थे। ऑब्वियसली छुट्टियां थी ईद की, और ईद मना रहे थे, साथ ही साथ अनवाउ इक़साम के हम लोग खाने भी खा रहे थे। अब हमारे घर में जो भी चीज़ बन रहा था, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे घर में जो भी चीज़ बन रही थी उसमें गोश्त था। 3 दिन गोश्त खा के लिटरली दिल उकताना शुरू हो गया था कि अब कुछ ऐसा खिलाएं, सादी ग़िज़ा खिलाई जाए, ताकि हमारा जो स्टमक है ना, जो अपसेट होना शुरू हो गया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, क्योंकि ज़्यादा गोश्त भी हमारे लिए मुज़रे सेहत हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त आ जाता है ब्लड प्रेशर, जिनको बीपी हाई का मसला है, उनके लिए तो गोश्त आप समझ लें कि बहुत 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 नुकसानदेह है। उनको बहुत परहेज़ करके खाना चाहिए और पोषण कंट्रोल करके खाना चाहिए। इसी तरह गोश्त ज़्यादा खाने से आपको पता है मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। डायबिटिक जो लोग हैं उनको बड़ा इत्तेदाल में रहकर खाना चाहिए, और साथ ही साथ जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये दिन बड़े बहुत ही ज़्यादा कह लें कि ख़राब गुजरते हैं, ख़तरनाक गुजरते हैं। तो उनके लिए ये आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि सेहत बख्श होने वाला है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आप घर पर रह के ऐसी चीज़ें बना के अपने स्टमक के लिए, एसिडिटी का प्रॉब्लम और ख़ासतौर पर अगर बीपी का प्रॉब्लम है आपको, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आज वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आपा? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हो? ईद मुबारक। ठीक ठाक। गुज़श्ता ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी ईद? मसरूफियत जैसे ख़वातीन की गुजरती है घर में। हाँ जी, गोश्त वगैरह बनाया और फिर खाया। हाँ जी, खाया क्या गोश्त, तो मैं कहती हूँ अभी तो फिलहाल सिर्फ समेटा है, थोड़ा सा वो खा कि
पता नहीं क्या होता है। एग्जैक्टली, ये जी भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। खराब होना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा गर्मी भी है, इस वजह से भी गर्मी शायद बहुत है, और इन दिनों में 3 दिनों में गर्मी थी भी बहुत ही पड़ी है गर्मी। ये शुक्र है कि लोड शेडिंग नहीं हुई, शुक्र है, ये शुक्र है। हाँ जी, थैंक यू। लोड शेडिंग नहीं की, हुकूमत का थैंक यू कि उन्होंने जो है ना ये कह रही हूँ हुकूमत का थैंक यू नहीं कराई, लेकिन गर्मी ने बुरा हाल कर दिया था। बस दिन जो है वो बड़े मसरूफियत के गुजरे हैं। ठीक है। और जिस तरह आपने बात की है कि ये टाइम ऐसा है कि गोश्त 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 और फिर गोश्त, बस हर तरफ खुशबू स्मेल गोश्त की आ रही होती है। इन दिनों में खाया भी नहीं जाता है, खाने का मजा थोड़े दिन ठहर के आएगा। अभी तो सिर्फ हमारा काम है, हमने समेटना है, सिर्फ हम समेट रहे हैं गोश्त को। तो ये है कि बात ज़्यादा एतदाल में रह के, बिल्कुल आपने परफेक्ट बात की है कि एतदाल में रह के खाएं। मैं हर जगह पे एक ही बात करती हूँ कि जब आप एतदाल में रह के खाएंगे तो आपको चाहे बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको एसिडिटी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। सुन्नत के मुताबिक खाएं ना, सुन्नत के मुताबिक चलेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम होंगे नहीं। लेकिन फिर भी चलें, बहुत से लोगों को आदत होती है खाने की, वो तो गोश्त खोर होते हैं। वो सिर्फ बकरीद पे नहीं होते, ठीक है, वो अमूमन भी होते हैं, साल ही होते हैं। हाँ, क्योंकि पहले कभी कभार मिलती थी बीमारियां सुनने को, किसी को बीपी है, अच्छा इसका बीपी हाई हो गया, किसी को शुगर पता लगता था, किसी को यूरिक एसिड कभी कभार होती थी। लेकिन अब तो आम बंदों को घुटनों को प्रॉब्लम है, दिल के प्रॉब्लम, जवानों में प्रॉब्लम ही आ रही है, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के, बीपी का। बिल्कुल, मेरा वही एक जुमला है, बैक टू नेचर। बैक टू नेचर। एक हमारा खाने का स्टाइल, पहले हमारा लाइफ स्टाइल, दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, दोनों ही खराब है हमारे। इसकी वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्योंकि आज टॉपिक है हमारा गोश्त खोरी का, उससे गोश्त के हवाले से, ब्लड प्रेशर के हवाले से, के खास तौर पर, क्योंकि ये वो दिन चल रहे हैं जिसमें एक तो हमारे घरों में, जैसे मैंने बात की कि 3 दिन तो बना ही बना है खाना। हम मेहमान भी जा रहे हैं तो आगे गोश्त है, कोई हमारे घर आ गया, हम मेजबान भी बन रहे हैं तब भी गोश्त ही खा रहे हैं। तो अब आगे आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स के चक्कर, खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक तो डिहाइड्रेशन हो जाती, गर्मी इतनी ज्यादा, दूसरा आप गोश्त से बनी हुई चीजें खा रहे हैं। बात है कि आगे डॉक्टर्स भी नहीं मिलते, वो भी तो ईद करने गए हैं ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऐसे घरेलू, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, 30 दिन मेरे घर में कद्दू बन चुके हैं। अच्छा, मैंने कद्दू बना लिए। क्या बात है, वाह जी वाह। क्योंकि इतना जो हमारा मैदा जो स्टमक को बर्दाश्त नहीं करता। मैं अभी चलें, आप टेबल की तरफ चलते हैं, हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपा जो है ना वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको बीपी का मसला रहता है, उनके लिए कि हाई हो जाता है क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है। दूसरा ये जब आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं और गर्म ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, ख़ासतौर पे ये गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके लिए जो आज का सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जिस तरह आपने बात की ना कि अमूमन लोगों का बीपी हाई होता है जी, क्योंकि मेरी फैमिली में सब मुझे शुगर, मैं आप लोगों को अमूमन बताती रहती हूँ, तो मेरी फैमिली में ना शुगर नहीं है कहीं भी। अच्छा। लेकिन ब्लड प्रेशर का ये है कि मेरे नाना अबू को होता था, फिर मेरी अम्मी को होता था, ये हम देखते आए हैं। फिर अमूमन मेरी खाला को, किसी न किसी को इन्हें ब्लड प्रेशर रहता है। हाँ। ठीक है, ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं है फैमिली में। हाँ, फैमिली में, क्योंकि उसके मैंने बहुत से टोटके देखे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रेमेडी स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं वो ऐसे नुस्खा जात आप लोगों के लिए लेके, और आप लोगों के किचन से ही, ठीक है, कोई चीज हम लेने के लिए ना, जब नाना अबू का अचानक बीपी हाई हो गया, अम्मी का मेरी का बहुत ज्यादा बीपी हाई रहता था, बहुत ही ज्यादा रहता था, तो ये था कि खुदा ना खासा किडनीज पे, आईज पे, क्योंकि जब होता ये कि पहले हम बीपी पे बात कर लेते हैं, जब आपका बीपी ज्यादा ही होता है, सबसे ज्यादा जो फेलियर होता है वो आपके आई साइड, आईज, आपकी किडनी, आपकी अटैक, ठीक है ना, हाँ, हार्ट अटैक, स्ट्रोक कोई भी हो सकता है, आपको स्ट्रोक कोई भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हीट, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम जो रातों रात भागते थे कि क्या चीज़ें दें, तो वो मेरे दिमाग में है। अच्छा। वो मेरे हाँ जी नेचर में है, तो वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले जो हम करते थे इसके लिए, बीपी से अगर बीपी हाई हो गया हमने तो पहले वहाँ बैठ के बात करी, आप एतदाल में खाएं, ठीक है, आप कम खाएं, सुन्नत के मुताबिक खाएं, तो इंशाल्लाह बीपी आपका, ना बीपी ना शुगर ना कोई भी चीज़ आपकी हाई लेवल पे ही रहेगी। जब लेवल पे खाएंगे तो लेवल पे ही रहेगी। सेकेंड बात ये है कि सबसे बड़ी जो कॉज बन रही है इन चीज़ों की, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करती हूँ, वो टेंशन है। टेंशन ना लिया करें, रिलैक्स रहा करें, रिलैक्स रहें। टेंशन आई, टेंशन को बस एक टाइम पे एक हद तक ले, उसको सवार ना करें। अच्छा, हाँ, फिर अगर जब आप सवार कर लेते हैं ना मुनीबा, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हो जाते हैं। हाँ जी, जब मैं आती हूँ अब पहले अपने टोटके की तरफ, ठीक है,
जब मेरी अम्मी का बीपी हाई होता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनको शुगर नहीं है, ठीक है, शुगर आजकल देखिए आम है, लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जिनको शुगर नहीं है, ठीक है, उनके पास हर वक्त दो चीज़ें होनी चाहिए। ओके। एक है ये चीनी, सफ़ेद चीनी, अच्छा, ठीक है, और एक है ये धनिया, इसको साबुत धनिया, साबुत धनिया, कोरिएंडर, इसको ये इसको उसमें हिकमत में बोलते हैं, कश्नीज इसका नाम है वैसे, लेकिन धनिया, आम धनिया, देखें सही नज़र आ रहा है, और एक चीनी। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों को बराबर मिकदार में ले लेना है, धनिया और चीनी, ठीक है, हाँ जी, दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में लेके, तीसरी चीज़, अगर चीनी आप लोग नहीं लेते या चीनी कोई नहीं लेता, थोड़ी सी शुगर लेवल को आप इसकी कम करना चाहते हैं, तो फिर इसके अंदर आती है एक चीज़, कूजा मिश्री। कूजा मिश्री, कूजा मिश्री, ठीक है, धनिया और कूजा मिश्री ले लें। ठीक है, मतलब अगर आप चीनी से अवॉइड करना चाहते तो आप मिश्री यूज कर सकते हैं। मिश्री यूज कर ले, लेकिन मीठा होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, मीठा होना चाहिए। आप लोगों ने दो बराबर मिकदार में ये लेके, मतलब ये होनी चाहिए, अब जैसे अब लोग कहते हैं जी हम शक्कर यूज कर ले या फिर गुड़ यूज कर ले, वो नहीं यूज कर सकते। नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर भी लेके आई, शक्कर का अलग फार्मूला वो मैं बताऊंगी। आपको ये चाहिए या चीनी चाहिए या फिर मिश्री चाहिए? चीनी या मिश्री, दोनों में से एक चीज, और धनिया जरूरी है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि इसको कूट लेना है, पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना। अच्छा, कूट लेना है, कूट लेना है, पीसना नहीं है इसका, ठीक है, पाउडर नहीं बनाना। ये थोड़ा सा कूटा हुआ होगा, आप लोगों ने इसको या ऐसे ही हाथ पे रख के इस तरह कर लें। थोड़ी सी चीनी डाल लेती हूँ, ये देखिए ये हो गया इस तरह। आप लोगों के पास ना इस तरह की, आपके पर्स में, आपकी पॉकेट में इस तरह की डिब्बियाँ जरूर होनी चाहिए, छोटी छोटी डिब्बियाँ जरूर होनी चाहिए, ऐसे। ये देखिए, ये आपने हाथ पे डाला, ये मैंने डाल दिया है, बिस्मिल्लाह। आपने ये देखिए, ये रगड़ा, ये इसकी वजह से भी हो गया, ये हो गया ना, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट खाना नहीं है ना, ये फक्की बनी है आपकी, आपने मुंह में रखना है इसको, मुंह में रख के आहिस्ता आहिस्ता इसको चूसना है। इसका जो ये होगा ना शुगर, अरक के आहिस्ता आहिस्ता इसका अरक जाएगा, इंशाल्लाह आपका जो बीपी है, ये हमारा बहुत ही पुराना आजमूदा नुस्खा है, बहुत ही पुराना। हाँ, मतलब जिसका बीपी हाई हो, फौरी तौर पे ये दो चीजें फौरी तौर पे आपने उसको ले लें, फौरी तौर पे ले लें, या फौरी तौर पे कोई मीठा, जिनको शुगर नहीं है, फौरी तौर पे कोई भी मीठी चाय ले लें, मीठा शरबत ले लें, मीठा लें, ठीक है। एक्चुअली आपने सुना होगा ना कि बीपी हाई होता है तो नमक मना करते हैं। नमक इसलिए मना करते हैं, नमक इसलिए मना करते हैं कि हमारी बॉडी में लिक्विड दो ही हैं, एक ब्लड और एक पानी, ठीक है ना। जो सोडियम होता है, जो नमक में सोडियम होता है, सोडियम जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर जो ब्लड का जो काम है वो ज्यादा बढ़ जाता है, हाँ जी, इसलिए तो ये चीनी जो है ये एकदम से शुगर को, सॉरी, बीपी को कंट्रोल करती है। आप लोगों ने ये रखना अपने पास, इसको मुंह में रख के अमूमन जब बीपी हाई हो गया ज्यादा, तो आप लोगों ने फौरन मीठा करके दें, एकदम से बीपी जो है वो ठीक होगा। सेकंड, दिन में 3 बार इसको लेते हैं। अगर आपका नॉर्मल बीपी हाई है, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप लें फर्स्ट एड के तौर पे, लेकिन ये होना चाहिए, बस ये रखें गाल में और बस इसको चूसते रहें। इंशाल्लाह बहुक्म अल्लाह आपका बीपी जो है वो कंट्रोल नॉर्मल हो जाएगा। अब दूसरी बात एक सेकंड मैं करूंगी कि जिनको शुगर है, क्योंकि शुगर आजकल आम है, उनको बीपी भी है, वो क्या करें? उनके लिए ऑप्शंस हैं। धनिये के साथ आपने या तो लेनी है सब्ज इलायची, इसको भी कूट लें, ठीक है। तीसरी चीज आपने लेनी है सौंफ, बादियान, ये जिनको शुगर भी है, शुगर वालों का, शुगर के साथ बीपी का प्रॉब्लम है, उनको लिए ये उनके लिए। इसी तरीके से सेम इसको अधकुटा करके आपने बस इसकी फक्की लेनी, मुंह में रखें इसको आहिस्ता आहिस्ता। ये आपके ब्लड का जो एक हाई टेम्परेचर इसको बोलते हैं ना, ब्लड हाई होता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है। चलें, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया। उसके अलावा सेकंड, आपको ये हरा हरा नजर आ रहा होगा, हरा भरा सा, ठीक है, ये पुदीना है, ये सब्ज धनिया है, और दूसरी बात ये है कि जो लहसुन की 2 तुरियां सुबह आप छोटी छोटी 2 तुरियां, ठीक है ना, वो ना हो कि बड़ी बड़ी 2 तुरियां। हाँ जी, बीपी हाई वालों के लिए ये बहुत अच्छी है। ये 2 कलियां जो है ना लहसुन की, आप सुबह इसको नीम गर्म पानी से, आजकल सादा पानी से निगल लें, थोड़ा थोड़ा तोड़ के आप इसको निगल लें। बीपी वैसे हाई नहीं होता, बीपी कंट्रोल रहता है। ये आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है चूल्हा वगैरह, वरना मैं आप लोगों को ये चीजें बना के भी दिखाती। इसके अलावा पकाने के, बनाने के बहुत से नुस्खे जाते हैं मेरे पास, कि जिनको मैं बना के, लेकिन सिंपल मैं बता देती हूँ। लॉन्ग टाइम जिनको बीपी हाई नहीं भी है वो भी खाएं,
एक जवा खा लें, जिनको के जो है ना एक जवा जो है पानी के साथ हाँ जी, थोड़ा सा मुंह के साथ चित के और उसको पानी पी लें। इंशाल्लाह आपका जो शुगर है और जो आपका बीपी है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजें इससे कंट्रोल होती हैं, सारी चीजें। हाँ जी। सेकंड पे ये है कि लाइफ में अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, क्योंकि देखिए आजकल हमने गोश्त की बात की, गोश्त 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 खाने के बाद क्या हो रहा है, बगैर खाए भी हो रहा हमें तो कि जलन हो रही, एसिडिटी हो गई है। उससे बचने के लिए हमें यकीन करें अभी तो समेट के हो रहा है, हमें तो बस एक दो बोटियां ली उसी से हमें सजा मिल रही है। तो ये है कि ये पुदीना है, ठीक है, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में है सब्ज धनिया, थोड़ी सी 2-3 आपने कलियां लेनी है लहसुन की, सब्ज मिर्चें और हस्बे जायका नमक। आप इसकी चटनी बना के फॉर एवर यूज करें, फॉर एवर यूज करें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको होंगे ही नहीं। सही, ठीक है। चटनी बना के वैसे यूज कर ले या दही में डाल के करें, जैसे आप, लेकिन आपके रूटीन में ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा अवेलेबल है खीरा, देसी खीरा लें, सादा खीरा लें, कोई भी खीरा। इसमें क्योंकि 90 लोग कहते हैं ना 90%, मैं कहती हूँ 99% ही पानी है, इसके अंदर फाइबर है ही कोई नहीं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, पानी से मुझे याद आ गई मुनीबा, जितना हो सकता है पानी पिए। गुड, आप समझ गई हैं, जितना हो सकता है पानी पिए, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका ये बीपी हाई रहना शुरू होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा, हमारे बॉडी के अंदर दो ही तो चीजें हैं, एक खून एक पानी। जब पानी कम हो जाता है तो तब भी हमारा बीपी हाई। चलें, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? इसके अलावा ये है, ये बहुत ही कारामत है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही कारामत होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि फलां टाइम हमारे उससे गुजरा है। ठीक है, ये हमें दिया था एक आया ने। अच्छा, हाँ, इधर CMH लाहौर की आया, ठीक है। हाँ, मैं बता भी देती हूँ ना, वो भी सुन रही होगी बेचारी, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ से किसी ने अच्छी चीज आपको बताई हो तो उसको आगे फैलाना चाहिए। मुझे देखो मुनीबा, मेरे लिए आप भी बहुत अहम है, ये भी सारे जो भी मुझे कोई बता देता है तो मैं उसके एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उस पर रिसर्च करती हूँ, मैं उसके ऊपर जाती हूँ, डेप्थ में जाती हूँ कि क्या चीजें वाकई जब फायदा हो तो इंसान को बिल्कुल बता देना चाहिए दूसरों को। अच्छा, मेरी हमसाई थी, उसका बीपी बहुत हाई रहता था, वो बेचारी हॉस्पिटल ही रहती थी, तो उधर आया थी, काम कर रही थी, उसने ना कहा कि क्या मसला है, मसला तो आए रोज तुम आ जाती हो, आए रोज आ जाती, उसने कहा बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा, उसने अपने पल्ले से खोल के दिया। अच्छा, अपने पल्लू से, ऐसे पल्लू से खोल के पुड़िया पकड़ाई, कहती ये क्या है, कहती ये सिर्फ दालचीनी, ये सादा दालचीनी का पाउडर, और वो आप यकीन माने कि जो ये चम्मच है ना, उसने बताया कि चम्मच के पिछले हिस्से से उठा के आपने सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी से, आजकल जैसा रूम टेम्परेचर का पानी हो गया, नीम गर्म पानी से आपने इतना सा पाउडर, बस एक चुटकी, आप यकीन मानिए ये मेरा आंखों देखा वाकया। और फिर मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, बहुत लोगों का बीपी कंट्रोल हुआ। तो मैं कहती हूँ उसको जरूर सवाब हो रहा होगा, जिसको आराम हो रहा है उसको सवाब हो रहा होगा। हाँ, अमूमन जो हम करते, ये बस ये एक मैं कहती हूँ कि सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे वो चीज है जो घर में होती है, उसके अलावा अश्वगंधा है, ठीक है, बहुत अच्छी हर्ब है, बहुत अच्छी हर्ब है, वो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी को, जैसे मैंने ये बताया ना, आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अश्वगंधा बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे अच्छा है। फिर मैं बता दूं, लाहौर में बकसरत पाया जाता है क्या? एक दरख्त, आज वो मैं इधर आप लोगों के शो पे उसको मैं एक न्यूज जो है वो ब्रेक करने लगी हूँ, क्योंकि अमूमन लोगों को नहीं पता, मैंने एक शो पे सिर्फ और बताया, उसके अलावा मैंने कहीं नहीं सुना। अर्जुन, ठीक है, अर्जुन, उसको मैं बोलती हूँ अर्जुन दिल का सर्जन। हाँ, अर्जुन दिल का सर्जन। आप लोग देखें, जो अर्जुन का दरख्त माल रोड पे CMH में, मैं कहती हूँ बहुत है, उसकी हमें शनासाई नहीं थी। हमारे भी अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मेरे खालू जी थे, वो हिकमत में बहुत इनके तेज थे, वो काफी रिसर्च रखते थे, उन्होंने इसका करवाया था हमारे साथ इंट्रोडक्शन। ये दिल के मरीजों के लिए, दिल की बीमारियों के लिए, और आपकी शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये वेन्स जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं हमारी, वो तंग हो जाती है, सुकड़ना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो तेज होता है। वो आपकी जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो आपकी रगें हैं, उसको खत्म करती है, उसकी वजह से आपके अटैक के जो खतरात हैं, चांसेस वो कम हो जाते हैं। सेकंड हमारा ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहता है। आप लोगों ने करना ये है कि अर्जुन की छाल ले लेनी है, ठीक है, अर्जुन की छाल ऐसे नहीं लेनी, सिर्फ एक छिलका सा उतार लेना, अर्जुन को थोड़ा सा
डेप्थ में, हाँ काट के उसकी वो आपने या तो आप इतना सा पीस लें उसकी छाल का और आप मुंह में रख लें। अदरवाइज ये कि अर्जुन की छाल जो है आप पीस के पाउडर बना के रख लें, उसका 5 मिलीग्राम, ठीक है, 5 मिलीग्राम जो है आपने कैप्सूल लेना, ये 5 mg कुछ भी 5 ग्राम आपने लेके 1 गिलास पानी में उसको रात को मिक्स करके हाँ रख दें, सुबह उसको पी लें या उसका कहवा बना के पी लें, किसी भी तरीके से। मैं कहती हूँ इतना कारामद, इतना मुजर्रब है ये, बहुत लोगों को बताया और मैं सबको ये हिदायत करूँ कि सदका जारिया समझ के इसको जितना हो सकता है आगे से आगे लगाएं। हमें नहीं पता था इसका, अब पता चला। हमें दूसरे भी बता दें क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स रह गए, तो मैं कह रही हूँ कि बाकी हमारे पास जो चीजें हैं उनका भी चल जाए। हाँ ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ज्यादा गोश्त खाने से यूरिक एसिड हो गया, खास तौर पे एसिडिटी हो गई, हमारे ये कि सबसे ज्यादा सीने में जलन होती है कि बहुत ज्यादा बदहजमी हो गई है, बदहजमी हो गई, ठीक है, बदहजमी हो गई है, उसका बहुत ही अच्छा जिसको अब है तो अभी आके बेशक ले लो मुझसे, जीरा थोड़ा सा लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाला, वही मेरा तो हाथ वाला ही है ये, बस ऐसे शिफा मिन जानिब अल्लाह करके एक फक्की ले ली, पानी ले लिया, अर्जेंट आराम आएगा, अर्जेंट आराम आएगा। ठीक है जी, हाँ जी। जिसको सीने में जलन होती है, कुछ भी खाने के बाद सीने में जलन होते हैं ना, खासतौर पर मुझे भी होता है, मैं बहुत ज्यादा मसाले वाली चीजें खाती हूँ ना आप, तो मुझे जलन होना शुरू हो जाती है। ये क्या है? अच्छा, आलू बुखारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है यूरिक एसिड वालों के लिए, बहुत बड़ी मेडिसिन है यूरिक एसिड वालों के लिए। कैसे कि आप गोश्त खाने की वजह से उनको बेचारों को वो चल नहीं सकते, पांव टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियों में दर्द हो जाती है, सूजन हो जाती है ना। मेरे कहने से आप लोग अपनी जिंदगी में ये शामिल कर लें यूरिक एसिड के, खास तौर पे क्या है, पानी में आलू बुखारा डालना, सिर्फ 1 गिलास, इसलिए मैंने आपको डाल के लाइव दिखाया है ना, 1 गिलास पानी में आपने 2 आलू बुखारे डालने हैं और इसको रात भर रख देना है, सुबह उठ के पानी पी लेना, आलू बुखारे खा लेने, गुठली फेंक देनी है, ठीक है, निहार मुंह 15 दिन के अंदर टेस्ट करवा लेना। क्या बात है कि आपका यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम है ये खास तौर पर 100% नौजवान लोग हैं ना, उनमें भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो आप गोश्त खाएं लेकिन एतदाल में रह के खाएं। दूसरा ये कि जितनी भी हमने आपको नुस्खे बताए हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से और यूरिक एसिड के हवाले से कि आप ये करिएगा जरूर और फिर हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा। हमारे साथ बहुत अच्छा फीडबैक होता है, बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली वो हम देख लेते हैं। नईमा राव साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई और इतने अच्छे घरेलू नुस्खे में देके जा रही है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।